फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो हम लोग इससे पहले जो है यूपीएससी सीसेट का पेपर डिस्कस किए थे 2021 का। तो 2022 का डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, 10-12 दिन बचा हुआ आपका। तो चलिए, जो भी 2022 में कॉम्प्रिहेंशन था उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि देखिए, आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, वरना आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच क्या है कि सबसे पहले जब आप सीसेट को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, तो आपका पहला उद्देश्य है कि सीसेट में जो भी कॉम्प्रिहेंशन है वो पहले 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारा सारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तब आपको लास्ट में 1 से 1.5 घंटा टाइम बचेगा, वो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में देना है। तब आपको वहाँ पर जाके 30 से 40 सवाल बनेगा। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको मैथ और रीजनिंग पहले अटैम्प्ट नहीं करना है। पहला में ये चीज़ हम बोल चुके हैं, लेकिन इसको फिर से हम बोल रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग पहले आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए कोई बात ही नहीं है। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये खासकर हिंदी मीडियम के छात्र के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो खासकर सीसेट का पेपर है, बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत लोग जो GS1 क्लियर करते हैं, GS2 में पास नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो कि आप देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे जो है, इंग्लिश में रहता है, लेकिन आप जनरल नॉलेज में GS1 के लिए जो पढ़ते हैं उसका यूज़ करके आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे। 5 से 6 सवाल आपका गलत होगा, बहुत से बहुत, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। लोग इसको कॉम्प्रिहेंशन मान के चल रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, ये आपका GS1 है। ठीक है, GS1 में जो आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वही है। जैसे पेपर 1 में क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, ABCD। आप क्वेश्चन पढ़े, इसे आपको आंसर टिक करना है। GS1 में जो पेपर 1 होगा आपका, ठीक है, तो आपको टिक करना है। लेकिन GS2 में क्या है ना, कॉम्प्रिहेंशन में, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसके साथ इस क्वेश्चन का हिंट्स के रूप में आपको पैसेज में लिखा हुआ है। मतलब एक स्टेप आगे इससे, जैसे कि कोई क्वेश्चन आप 1 में पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन लिखा रहता है ना, सॉल्यूशन इसका ये है, इसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है कॉम्प्रिहेंशन के रूप में। समझ रहे हैं? तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आपको आंसर आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब कि जो आपका पैसेज लिखा हुआ है उसको तब तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो। ये जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें आंसर 1 2 3 4, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर को पहले देखिए। नहीं आ रहा हो तब इसको पढ़िए, क्योंकि आप ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे यही चीज़ आप GS1 का सिलेबस में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर ये आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, अगर आपको लगेगा कि पेपर 1 के अकॉर्डिंग ये गलत है तो वो गलत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे ये उपयोग होता है। तो ये 10वां 12वां में जो हम लोग एग्जाम देते थे 10th 12th में, ये कहानी दे दिया, राजा रानी की कहानी दे दिया, अब क्वेश्चन दे दिया कि रानी का बेटा का नाम क्या है। अब जब तक ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे उसमें रानी का बेटा का नाम क्या है, तो आप कैसे तुक्का मारेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये पैसेज नहीं पूछेगा। यहाँ पे पैसेज क्या पूछेगा आपको? इकोनॉमिक्स से क्या पूछेगा, साइंस टेक्नोलॉजी से, पॉलिटी से, सोसाइटी से, आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, इसका तैयारी आप पेपर 1 के लिए किए हुए हैं। जब इसका पेपर 1 के लिए आप किए हुए हैं तो आप बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े हुए भी टिक कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, ये पार्ट 1 होगा, 2-3 पार्ट में आएगा वीडियो। ठीक है, ज़्यादा कम कम करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हम नहीं पढ़े हैं, सीधा आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन, ठीक है, पैटर्न इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इस टर्म से आप बहुत अच्छे वाकिफ़ हैं। एक होता है सस्टेनेबल होता है, एक होता है अनसस्टेनेबल। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अनसस्टेनेबल इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हैवी डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। ये बात तो सही है कि हम लोग अनसस्टेनेबल, हम लोग का प्रोडक्शन पैटर्न है, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप जनरली सोचिए, देखिए, अगर आप दिमाग को बंद करके रहेंगे तो ये आपके लिए नहीं है। आप जो भी नॉलेज आपके पास है उसको यूज करिए। यहाँ पे ये सबको पता है, आई थिंक कि जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उसको भी पता है कि फॉसिल फ्यूल पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस कारण से अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन पैटर्न हो रहा है, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। जो भी क्या बोलेंगे आप, पोल्यूटेंट वगैरह है, सब इसी से तो रिलीज हो रहा है ना, फॉसिल फ्यूल से। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, इसको काट दीजिए। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसको रुकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, अगर आप देखेंगे यूपीएससी इस टॉपिक पे बहुत डिस्कस कर रहा है, रिसाइकलिंग पे। इकोनॉमिक्स में भी आप रिसाइकलिंग पढ़े होंगे कि अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023 का, वो भी बोला है कि रिसाइकलिंग पे पूरा फोकस करना चाहिए। तो रिसाइकलिंग पे अगर आप फोकस करेंगे तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगा, अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं होगा।
समझ रहे हैं? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर ये आप करेंगे तो प्रोडक्शन पैटर्न ये आपका सस्टेनेबल होगा। तो 3 को सीधा काट दीजिए, ठीक है। अब हम बचे हैं 3 को सीधा काट दीजिए। अरे हम 2 को क्यों काट दिए थे यार, एक सेकेंड। यहाँ पे बोले थे एक तो होगा हैवी डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, हाँ एक तो होगा, ठीक है, एक तो होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं होगा तो 3 नहीं होगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यही है, आप चेक कर लीजिए किसी भी आंसर की से, यही आंसर है इसका। वैसे इसको अगर आपको दिक्कत है ना, तो इसको जब आप पैसेज में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वी नो दैट दिस अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्स आर फाइनाइट। रिसोर्स आर फाइनाइट है तो यही तो यहाँ पे लिया है लिमिटेड एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, 2 होगा। इसको इसलिए काटे थे कि इसमें एक नहीं था, हमको ये पता है कि एक वाला ऑप्शन होगा ही होगा, ठीक है। एक वाला फिर से देखिए, एक वाला होगा तो एक इसमें नहीं है, ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता है, एक वाला पक्का सही है। अब देखिए 3 नहीं होगा तो 3 इसमें काट दीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। और भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको देखिए। डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय, मतलब कि जो विकसित देश है विकासशील देश को मदद कर सकता है। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में एग्जैक्ट एक्सट्रीम वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें आप हिंदी में करिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में ज़रूर बनाइए, वरना आपको दिक्कत होगा पास करने में। तो देखिए मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्स अवेलेबल टू लो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट, सही है कि जो भी विकसित देश है जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, ये इंडिया और ब्राज़ील जैसे देश को कम दाम पे क्लीन सोर्स एनर्जी जो भी टेक्निक है वो दे रहा है, ठीक है। मतलब कि मेकिंग क्लीन इन एनर्जी सोर्स, जैसे कि सोलर के लिए जो उपयोग होगा वो सब चीज़ आपको दे रहा है कम दाम पे, ये बात सही है। अगर आप पढ़े होंगे क्योटो प्रोटोकॉल तो उसमें क्या था, यही सब तो है कि जो विकसित देश है विकासशील देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा क्लीन एनर्जी को लेके, ठीक है। इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं, पता होना चाहिए आपको। प्रोवाइडिंग लोन्स बाय इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, बहुत सही बात है। अभी जर्मनी जो है भारत को दिया है कुछ पैसा, मदद किया भारत जैसे देश को। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया हूँ, वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस बार। ये बात आपको पता ही है कि इस तरह की चीज़ होते रहता है कि जब भी किसी देश के बीच कॉपरेशन होता है तो विकसित देश बोलता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम आपको मदद करेंगे, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ तो एकदम जेन्युइन है। देखिए 1-2 तो होगा, 1-2 जहाँ जहाँ है काट दीजिए, 1-2 तो होगा। अब देखिए इस दोनों में आके हम फंस गए। इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, देखिए ये ऑप्शन मैंने एग्जाम में नहीं मारा था, मेरा सवाल ये गलत हो गया था ये वाला। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखिए जहाँ पे आपको दिक्कत हो थोड़ा सा पढ़ लीजिए पैसेज। द मेन थ्रेट टू मेन स्ट्रीम प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंगली evident अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। देखिए अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, ये विकासशील देश में प्रॉब्लम है कि वो जो है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न को सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है, सही तरीके से चला नहीं रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन। अगर ये चीज़ अनसस्टेनेबल है प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये बात सही बोल रहा है, इनकरेज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पैसेज आपको वहीं पढ़ना है जहाँ पे आपको लगे, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ये आपका सही हो जाएगा। वहाँ पे हम एग्जाम में क्या सोचे थे, थोड़ा सा हम भावुक हो गए थे इसलिए सवाल गलत हो गया था ये वाला मेरा। भावुक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। देखिए आप जो पैसेज बनाएंगे ना एग्जाम में, आपको लगेगा यार गलत हो गया तो क्या होगा, यार ऐसा अगर बाय द वे गलत हो गया, नहीं हुआ आपका, गलत नहीं होगा, आप श्योर रहिए। आप बनाइए 30 सवाल, आप 2022 21 20 आप 4 साल का बनाइए ना, आप जितना बनाएंगे उसमें से मैक्सिमम 10 गलत होगा। अगर आपका बहुत दिन खराब चल रहा है तो 10 गलत होगा, 30 है तो 20 से ही 10 गलत होगा। अगर आपका अच्छा दिन चल रहा है तो 4-5 में निपट जाएगा, ज़्यादा गलत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग तुक्का नहीं मार रहे हैं, समझिए इस चीज़ को, तुक्का का गेम नहीं खेल रहे हैं। आप जो पेपर 1 के लिए पढ़े हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, लोग इसको कॉम्प्रिहेंशन समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसको जीएस का पेपर समझ रहा हूँ। आप भूल जाइए कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, आप मान के चलिए कि बस आपको इतना दिया हुआ है, ये पेपर 1 का सवाल है, तब आप कैसे बनाते हैं उसी तरह बना रहे हैं आप, ठीक है। ये तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जब आपको ना आए तो इसको देख लीजिए, ठीक है। और बना के दिखाता हूँ। कहते हैं इजी सवाल है, देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन बिलो, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को काटना, एंड डेन्यूडेशन, ठीक है, विल, ये सब पढ़े हैं, डिफॉरेस्टेशन डेन्यूडेशन पढ़े हुए हैं आप पेपर 1 के लिए। विल अल्टीमेटली लेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डेप्लेशन ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। ये तो सही भी लग रहा है कि अगर डिफॉरेस्टेशन और डेन्यूडेशन होगा तो डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, अब ये बताइए कि ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, क्यों ऐसा होगा भाई,
शॉर्टेज ऑफ लैंड क्यों हो जाएगा फॉर कॉमन मैन? ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। लैंड तो रहेगा ही ना, शॉर्टेज क्यों होगा? शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, अगर यहाँ पे कुछ और बोलता तो समझ में आता, लेकिन कॉमन मैन के लिए डिफॉरेस्टेशन कर क्यों रहा है? क्योंकि लोग घर बना रहा है। तो वो तो इसका उल्टा है ना, जो कॉमन मैन है उसके लिए लैंड बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन करके। अभी देखिएगा मेरे घर के अगल बगल में पहले जंगल था, वो काट के अब लोग रहने लगा है, तो उसके लिए शॉर्टेज ऑफ लैंड नहीं है, लैंड बढ़ा है कॉमन लोगों के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं, दो को काट दीजिए, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, तो जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर भी दिक्कत होता है जब आप पेड़ पौधा काटते हैं, समझ रहे हैं? तो सही बात है। कितना ईजी सवाल है बताइए, लोग खाए तौबा मचाते हैं इसके लिए। चलिए और देखते हैं, 5-6 सवाल देख लेते हैं आज तो फिर। अब ये देखिए, ये सवाल देखिए, ये पॉलिटी का सवाल है। पॉलिटी, अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो पॉलिटी का देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। ठीक है, तो पॉलिटी गवर्नेंस पेपर पढ़ने तो पढ़े हुए हैं, फिर हम यहाँ क्यों दिमाग लगाएं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द ऑथर पैसेज। देखिए ऑथर क्या लिखा होगा वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको ये फ़र्क पड़ता है कि वर्तमान कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर जो सही होगा वही ऑथर लिख सकता है, क्योंकि ये जो है पॉलिटी है। सॉरी एक सेकंड में पानी पी लूँ थोड़ा। जैसे ऑप्शन में आपको दे कि ऑथर जो बोला है कि डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, डिक्टेटरशिप लाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये हो सकता है बोला होगा? नहीं, ये बोल ही नहीं सकता, क्योंकि क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई बोल सकता है कि डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप लाइए? नहीं बोल सकता ना, तो वो चीज़ नहीं अगर लिखा है तो गलत कर दीजिए, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटी को दिमाग में रखिए, आप इंडिया को दिमाग में रखिए कि इंडिया के कंटेक्स्ट में सही है या गलत है। अगर गलत है तो गलत है, काम खत्म। ठीक है, अब ये देखिए, इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ। देखिए, वी एज्यूम डैट इन डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्ट्रेटर ए स्टेट। यही चीज़ तो चल रहा है ना, राबड़ी देवी अंगूठा छापती। ठीक है, क्या वो सीएम बनी? तो एक तो अलग सही लग रहा है। पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दियर ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो फालतू बात है, तब तो कोई पॉलिटिशियन बन ही नहीं पाएगा। अगर ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इसका मतलब कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसके लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए। क्या ये पॉसिबल है भारत में, बताइए? क्योंकि ये चीज़ के लिए तो आपको संविधान से बिल पास करना पड़ेगा। क्या कभी संविधान से बिल पास कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अपने पैर पे छुरा क्यों मारेगा? जो पॉलिटिशियन है वो अपने लिए टफ सिचुएशन क्यों बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल चीज़ ये है कि जनता का जनता पे, जनता द्वारा शासन। कोई भी शासन कर सकता है। शासन जैसे कि एक अच्छा प्रशासनिक ऑफिसर होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, ऐसा भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। अम्बेडकर ने कहा, नेहरू ने कहा, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने कहा। चलिए ये सही है। आपको पता है कि जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबू फजल, क्या नाम था उसका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत पढ़े लिखे थे ही नहीं वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया कंटेक्स्ट में ये फिट नहीं बैठता है। वी नीड टू एडवाइस ए मेथड ऑफ बेयरिंग इनकम्पिटेंस ऑफ पब्लिक, फालतू बात, ये सब चीज़ पॉसिबल ही नहीं है इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इसको काट दीजिए। एज वोटर सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। ये बात सही है। जैसे अभी देखिएगा केजरीवाल जो है, केजरीवाल पता ही फर्जीवाल वाला काम करता है। प्रधानमंत्री का डिग्री, मतलब कि वो डिग्री दिखाना चालू कर दिया कि प्रधानमंत्री कितना पढ़ा हुआ है, ये मतलब आप डिग्री दिखाइए। तो जबकि डेमोक्रेसी का ये मूल चीज़ नहीं है। जनता जिसको बना दिया है वो कोई मतलब नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर के पास डिग्री है, वो शो हो चुका है, पब्लिक में आ चुका है, ठीक है। लेकिन केजरीवाल जो है पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा अपनाता है। ये सब प्रोपेगेंडा का पार्ट होता है। अगर आप पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, प्रोपेगेंडा का पार्ट होता है कि कैसे आप अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, कैसे पॉपुलैरिटी गेन किया जाता है। तो जो आपके पास है, जो चीज़ आपके पास होता है, उसके अगेंस्ट में बात करिए। जैसे कि केजरीवाल जो IITian है, आपको पता है कि हमारे पास तो डिग्री है, अब जिसके पास नहीं है हम उस पर क्वेश्चन करेंगे तो डिमोरलाइज होगा वो लोग, ठीक है। चलिए बीच बीच में ये भी कहानी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आके फंस गए, तो क्विक जल्दी से इसको पढ़िए, थोड़ा सा जल्दी फास्ट। मैं पॉलिटी में मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ क्योंकि हिंदी ज़्यादा आसान होता है मुझे पॉलिटी में। जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश पढ़िए तो जल्दी आंसर मिलेगा आपको। इन सिंपल मैटर्स लाइक शूज मेकिंग वी थिंक ओनली स्पेशल ट्रेन पर्सन विल सर्व आवर पर्पस, ठीक है रुचिए। हाँ, वी प्रज्यूम डैट एवरी वन हु नोज हाउ टू गेट वोटर्स नोज हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट
व्हेन वी फॉर फिजिशियन, देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए, एक सेकंड रुकिए, मैं क्या वो एक सेकंड वेट देखिए मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ दिया हुआ है इन सिंपल मैटर लाइक शूज, अगर आपको जूता बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे, जिसके पास जूता बनाने का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। वी थिंक ओनली स्पेशली ट्रेंड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस, मतलब कि जो जूता बनाने में एक्सपर्ट है वही मेरा जूता अच्छा बनाएगा। लेकिन इन पॉलिटिक्स वी प्रज्यूम डैट एवरी वन हु नो हाउ टू गेट वोट्स नो हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिसको भी पता है कि वोट कैसे लिया जा सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, वी एज्यूम डैट इन डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट, ये ज़्यादा सही है इसकी अपेक्षा, ठीक है। ये सही आंसर है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वोटर्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा इसका टोन मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टोन मैच कर रहा है। और इस तरह में अगर आप थोड़ा सा भावुक होकर मार दीजिएगा ये तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा यही सब चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे पैसेज पढ़ के आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो चलिए और हम देखते हैं, और सब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बाकी में दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। अब कौन सा सवाल है, ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। वाई इज़ द मेथोडोलॉजी एडॉप्ट इन इंडिया टू काउंट द पुअर डेटा टेबल, मतलब ये बोल रहा है कि, इसको हिंदी में पढ़िए जल्दी समझ में आ जाएगा। भारत में अपनाई गई गरीबी की गणना, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हिंदी पढ़ने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, ठीक है, आपको प्रतिष्ठा वहाँ नहीं गायब हो जाएगा एग्जाम में। मैं तो इंग्लिश मीडियम का हिंदी क्यों पढ़ लूँगा, कोई पढ़ते हुए देख लेगा हमको, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम निकालना है, प्रतिष्ठा को थोड़ा पीछे रख के चलिएगा। तो भारत में अपनाई गई गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है, क्यों विवादास्पद है, तो देख लीजिए क्यों विवादास्पद है। देयर इज़ सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कंटिन्यू द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये भी ठीक, ये भी हो सकता है। देयर आर वाइड डाइवर्सिटी इन द कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर, ये भी हो सकता है। देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी, देयर इज बेस्ड ऑन प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज ए मर्जर इनकम। इसको पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको समझ में नहीं आना है क्या होना चाहिए। इस तरह के सवाल को आपको पढ़ लेना है। द पॉवर्टी लाइन इज ए क्वाइट अनसेटिस्फैक्टरी व्हेन इट्स कम टू पॉवर्टी इन इंडिया, इट इज नॉट ओनली बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज पुअर एंड, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए नैरो डेफिनेशन है, हु इज पुअर एंड हु इज account the poor, but it also more fundamental assumption underlying. It really relies on the notion of poverty income. It is exclusively relies on notion of poverty and separate purchasing power. ठीक है, on income poverty. If poverty ultimately about reproduction only one aspect of poverty of a life is our alien influence features of actually, but also the lack of real opportunity given social circumstances. So drive of living even at a low income distribution. क्या दिया हुआ है, देयर आर वाइड डाइवर्सिटी, इट्स एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन से रिलेटेड, देयर आर कंडीशन रिगार्डिंग proportion poverty margin income of buying, there is no uniform global standard, the poverty line is it is not only before but also because of more fundamental. इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के सवाल में दिक्कत हो सकता है। तो एक सवाल को यही होता है कि अगर 30 सवाल मिलेगा ना आपको, 3 से 4 सवाल दिक्कत हो रहा है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन 25 सवाल बहुत स्मूथली बनेगा आपसे, 25 स्मूथली बनेगा, 3-4-5 को पढ़ के बना लीजिएगा, टोटल 30 सवाल हो जाएगा, उसमें से 5 से 6 का आपका गलत होगा। और देखिए कितना आसानी से बनता है, कुछ में आपको दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा तब तो फिर कोई मज़ा ही नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए इसको देखिए, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैड बीन मेड। जनरली मैं एजम्पशन में बोलता हूँ कि आप पैसेज को पढ़िए, लेकिन यहाँ पे देखिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेवलप्ड क्या है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्फाइंड टू डेवलप, ये क्या बोल रहा है कि जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो सिर्फ विकसित देश तक ही सीमित है। क्या भारत में कुछ नहीं है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? गलत बात है, फालतू बात, एक्सट्रीम चीज़, जैसे एक्सट्रीम सेंटेंस कहीं दिया रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट एडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्री, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री में नहीं है, विकसित देश में नहीं है, गलत बात, वही चीज़ तो यहाँ भी है, काट दीजिए, इसका आंसर इसका डी हो जाएगा, ये आंसर है, आप चेक करिए, ठीक है। पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड, ये तो सही है।
पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। तो ये वाला में मुझे ये थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा जो आंसर था इसमें बी दिया हुआ है और बहुत सारे में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा आपको क्या ठीक लगता है। यूपीएससी का आंसर की आया नहीं है, तो इसलिए अभी कॉन्फिडेंटली हम नहीं कर सकते इसका आंसर क्या था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द एवर पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन मेड ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी चैलेंज। कॉर्पोरेट फार्मिंग इज ए वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग तो हो ही नहीं सकता। कॉर्पोरेट फार्मिंग में का मोटिव होता है बेनिफिशियल मोटिव होता है। ठीक है, अगर आपको फूड सिक्योरिटी गरीब कंट्री में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं हो सकता। ये तो गलत चीज़ है, दो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको काट दीजिए। ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी चैलेंज। सही बात है, क्यों चैलेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी देखिएगा, इसको जब पैसेज को पढ़िएगा थोड़ा सा एक नज़र पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है कि जो आपका मिट्टी का क्वालिटी घट रहा है, अब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो प्रोडक्शन तो अभी तत्काल बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ घटेगा। ठीक है, तो यह जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। खासकर अभी देखिएगा कि अफ्रीका में भोजन का बहुत कमी है। जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, सिर्फ यूक्रेन के गेहूँ पे पूरा दुनिया डिपेंडेंट था। देखिए पूरी दुनिया में गेहूँ का दाम बढ़ गया है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। ठीक है, आपके पास लैंड तो वही है, लैंड डिग्रेड मतलब कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो जैसे जैसे एक लैंड का यूज बढ़ रहा है एग्रीकल्चर के लिए, उसका वो फर्टिलिटीज भी उसका घट रहा है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये चैलेंजिंग है। इसलिए तो बोलता है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो कम ज़मीन में ज़्यादा भोजन की मतलब भोजन का उत्पादन हो सकता है। समझ गए? ये वाला ऑप्शन आपका होगा, ये आपका आंसर भी दिया हुआ था। तो आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट में आपको बता देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करके देख लीजिएगा, बन जाएगा। पैसेज अगर ध्यान से पढ़िएगा बन जाएगा। मुझे इसमें ये लगता है ना, इस वाले में मुझे ये लगता है कि देयर इज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग देयर वाइड डाइवर्सिटी, देयर इज नो यूनिफॉर्म। ये तो एक्सट्रीम है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल पॉवर्टी एंड मर्जर इनकम बाइंग कैपेसिटी, भी गलत है। मुझे इस दोनों में कोई लग रहा है। ठीक है, मुझे तो ये ज़्यादा लग रहा है। तो देख लीजिएगा जो भी है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।